हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल VCL एजुकेशन में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज हमारा सेशन जो होने वाला है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में होने वाला है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट को देख लिया है। सेकंड पार्ट ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में होगा। इसमें हम चर्चा करेंगे अभियानों की और इसमें और भी कुछ है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो हमारा सेशन आएगा वो आएगा पद्मिनी और रावल रतन सिंह और ए.के. खिलजी, इन दोनों का एक समावेश कहानी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप अगर पद्मावत मूवी देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए और उसको पूरा हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। एक इसके बाद पद्मावत के बारे में इसका अलग वीडियो आएगा जिसमें रावल रतन सिंह रहेंगे, पद्मावती रहेंगी और ए.के. खिलजी, इन तीनों लोग का क्या रोल होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये वाला सेशन हमारा अलाउद्दीन का जो अभियान हुए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक उत्तरी भारत के अभियान और एक क्या दक्षिणी भारत के अभियान में बांट सकते हैं। देखो, उत्तरी भारत को जो अभियान किया था, इसका अभियान करने का उद्देश्य था कि यहाँ पे क्या किया जाए, साम्राज्य विस्तार किया जाए। लेकिन जो दक्षिणी भारत में अभियान किया था इसका उद्देश्य था कि वहाँ पे जो भी शासक हैं उनको अपनी अधीनता क्या की जाए, स्वीकार करवा ली जाए और वहाँ पे वो जो भी शासक हैं वो हमारे अधीन शासन करें और जो एक कर डिसाइड कर दिया जाए और वो हमें क्या करते रहें, कर को देते रहें। तो इसका दक्षिण में जो अभियान करने का उद्देश्य था यही उद्देश्य था और उत्तर में अभियान करने का उद्देश्य था क्या कि यहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार करना। अच्छा, इसमें अगर हम ए.के. खिलजी के अगर सेना नायकों की बात करें तो मलिक कफूर और नुसरत खां और उल्गू खां, ये तीन सेना नायक जो प्रमुख थे उनकी बात करने वाले हैं। तो मलिक कफूर जो था ये गुजरात वाला जब अभियान किया गया था तो उसके बाद ये इसके पास आता है, 1000 दिनार में इसको मलिक कफूर को ख़रीदता है। और ये क्या होता है ना, ये थर्ड जेंडर का व्यक्ति रहता है, ना तो पुरुष ना तो महिला, मतलब थर्ड जेंडर का व्यक्ति रहता है, एक यूथोपियन रहता है। तो हम चर्चा करने वाले हैं जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है, अभियान होता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तरी अभियान की तरफ से हम चलने की कोशिश करें। फर्स्ट वाले अभियान के देखें जो इसके राज्याभिषेक के बाद, राज्याभिषेक कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1296 को हुआ था। तो इसका जो फर्स्ट तरीके से अभियान की बात करें तो 1298 गुजरात वाले अभियान की बात करेंगे। आप देखो, गुजरात में अभियान करने का कारण इसका क्या था। और पहली बात हम जाने गुजरात का जो शासक कौन था, कर्ण बघेल। कर्ण बघेल गुजरात का शासक रहता है और इसका जो मंत्री होता है माधव और जो कर्ण बघेल के बीच क्या होती है, अनबन होती है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ए.के. खिलजी का क्या कारण रहता है गुजरात पे अटैक करने का, हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बता रहे हैं कि जो कर्ण बघेल था और उसका जो मंत्री कौन, माधव और कर्ण बघेल के बीच क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है। माधव चाहता था क्या, सत्ता पे बैठना। माधव सत्ता पे बैठना चाहता था, तो इसलिए वो जब अनबन होती है तो वो भाग के जाता है किसके पास, ए.के. खिलजी के पास। ए.के. खिलजी से कहता है कि आप क्या कीजिए, गुजरात पे अटैक कीजिए। तो ये कारण एक बताया जाता है। और सेकंड कारण ये बताया जाता है कि जो गुजरात था यहाँ पे जो बंदरगाह थे, यहाँ इस बंदरगाह से जो अरबी और ईरानी घोड़ों का व्यापार बहुत ही अच्छा होता था। मतलब जो बंदरगाह थे बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह, मतलब जो घोड़ों का व्यापार होता था यहीं से होता था। एक ये रीज़न बताया जाता है। तो चलिए हम अभियान की तरफ चलते हैं। अभियान की तरफ चलें तो जब माधव किससे कहता है, ए.के. खिलजी से कहता है कि आप कहाँ कीजिए, कर्ण बघेल के ऊपर अटैक कीजिए गुजरात में। तो खिलजी अपने दो सेना नायक, कौन, अभी तो इसके पास मलिक कफूर नहीं है लेकिन यहाँ अभियान करेगा तब भी इसके बाद मलिक कफूर भी आ जाएगा। अब इसके दो सेनानायक जो प्रमुख होते हैं नुसरत खां और उल्गू खां के नेतृत्व में यहाँ पे अटैक करवाया जाता है। कहाँ, गुजरात पे। किसके ऊपर, कर्ण बघेल के ऊपर। कर्ण बघेल के ऊपर जब अटैक किया जाता है तो जो अहमदाबाद के जो क्षेत्र है उसके निकट युद्ध होता है जिसमें कर्ण बघेल हार जाता है
अब जब ये हार जाता है तो ये भाग कर जाता है कहाँ, देवगिरी रामचंद्र देव के पास, और अपनी पुत्री को साथ में लेके जाता है। जो उसकी पुत्री कौन रहती है, देवल देवी। देवल देवी इसकी पुत्री और के साथ, अपने पुत्री के साथ कहाँ भाग के गया, देवगिरी रामचंद्र देव के पास गया। अब रामचंद्र देव कर्ण बघेल को अपने यहाँ क्या किए, शरण दिए। शरण देते हैं रामचंद्र देव जी किसको, कर्ण बघेल को। अब वहीं पे जो कर्ण बघेल की पत्नी थी कमला देवी, वो वहीं पे रह जाती है, उसको बंदी बना लिया जाता है और उसको भेज दिया जाता है कहाँ पे, दिल्ली पे। दिल्ली जाती है कमला देवी, तो वहाँ एक खिलजी कमला देवी से क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है और कमला देवी को मलिक जहाँ की उपाधि देता है। और इधर जो गुजरात में जो तुर्की लोग हैं, ये जो तुर्की सेना है ने सूरत और भड़ौच और क्या कहते हैं, भड़ौच और भी क्षेत्रों पे क्या किया, इन्होंने अपना अटैक किया और वहाँ से धन संपदा को लूटा। सोमनाथ मंदिर को पे अटैक किया, वहाँ पे भी जो कुछ था उन सारी चीज़ों को लूट पाट करके ये क्या करते हैं। और यहीं पे क्या करते हैं, जो मलिक कफूर होता है, मलिक कफूर को 1000 दीनार दे करके उसको खरीद लेते हैं गुजरात वाले अभियान के बाद। अच्छा, जो मलिक कफूर रहता है ये क्या होता है, एक किन्नर रहता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कौन सा, जो जैसलमेर वाला विजय अभियान था उसके बाद। अच्छा, जैसलमेर वाला विजय अभियान जो था उसमें इसका क्यों अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना। इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेनाएं थी उसका जो उसके कुछ घोड़ों को क्या किया जाता है, छीन लिया जाता है। तब जो शासक होता है जैसलमेर का दूधा, उसका सेनापति कौन होता है, उसका सहयोगी कौन होता है, उसका सहयोगी होता है तिलक सिंह। तो तिलक सिंह पर अटैक किया जाता है और 1299 में, और ये तिलक सिंह वहाँ पे क्या कर जाता है, हार जाता है। तो ये हो गया 1299 का अभियान जैसलमेर पे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसको है, रणथंभौर अभियान की बात करें। जो इम्पोर्टेंट अभियान हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे 1300 से 1301 ईस्वी की। 1300 से 1301 ईस्वी, 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर इसका क्या होता है, विजय हो जाता है। अब यहाँ देखें रणथंभौर की शासक कौन है, हमीरदेव चौहान, जो अपनी योग्यता और साहस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। और जो हमीरदेव चौहान थे, इनको कहा जाता है हाथी अमीर के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं जो एक खिलजी का जो अटैक करने का रीज़न था, क्या था, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अटैक करने का रीज़न ये रहता है कि जो सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाता तो जो रणथंभौर था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। और दूसरा कारण ये बताया जाता है कि जो मुहम्मद खां था, मुहम्मद खां एक मंगोल था, और मुहम्मद खां कहाँ जाके बैठा, शरण लिया था, राजा हमीरदेव चौहान के यहाँ शरण लिया था। और उसकी रक्षा करने का जिम्मा कौन उठा रहा था, हमीरदेव चौहान। किसकी, मुहम्मद खां की। मुहम्मद खां कौन था, मंगोल था, और मंगोलों से इसका बहुत ही चिढ़न थी, मतलब मंगोलों से एक की क्या थी, शत्रुता थी। वो 1292 में क्या किया था, अटैक किया था रणथंभौर पर, लेकिन रणथंभौर पर अपना अधिकार नहीं कर पाया था, ये भी कारण बताया जाता है। तो चलिए हम रणथंभौर, एक खिलजी ने नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर अभियान किया। अब रणथंभौर अभियान में नुसरत खां मारा जाता है, और फिर एक खिलजी खुद रणथंभौर का अभियान करता है, जिसमें हमीरदेव चौहान को मार देता है। और यहाँ जो रंग देवी रहती हैं, रानी रंग देवी, उनके नेतृत्व में जो राजपूत महिलाएं होती हैं वो भी क्या कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। अच्छा, हमीरदेव चौहान के जो हारने का कारण क्या था, इसका कारण ये था कि जो रणमल थे और रतिपाल, ये दो सरदार रहते थे किसके यहाँ, हमीरदेव चौहान के यहाँ। ये क्या करते हैं, विश्वासघात कर देते हैं किसके साथ, हमीरदेव चौहान के साथ। इसलिए ये बेचारा क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। और यहाँ पे एक खिलजी की क्या हो गई, जीत हो गई। इसके बाद
हम बात करने वाले हैं चित्तौड़ अभियान के बारे में बात करेंगे, रावल रतन सिंह के बारे में बात करेंगे, पद्मावती के बारे में बात करेंगे और किसके बारे में, AK खिलजी के बारे में बात करेंगे चित्तौड़ वाले अभियान में। पद्मावती और रावल रतन सिंह AK खिलजी के पूरी कहानी को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो इसके बाद जो वाला वीडियो आएगा उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे पूरा डिस्क्रिप्टिव लेवल से। तो लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इनके अभियान की बात करेंगे। तो जो चित्तौड़ वाला अभियान हुआ था इसमें इसका कारण क्या था, अभियान करने का कारण बताया जाता है कि जो चित्तौड़ का किला जहाँ पे बना था वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित स्थान पे बनाया गया था और कहा जाता है कि AK खिलजी पद्मावती के ऊपर क्या हो गया था, मोहित हो गया था, उसे हर हाल में प्राप्त करना चाहता था। अब AK खिलजी चित्तौड़ में आता है और अपनी सेना को चित्तौड़ के चारों तरफ ऐसी तरीके से बिठा के रख देता है कि चित्तौड़ में जो भी हैं वो बाहर नहीं जा सकते, ना उनका खाने का आपूर्ति आ सकती है बाहर, जितनी भी सुरंगें थीं उसको सब बंद कर दिया जाता है सब कुछ। अब यहाँ पे चित्तौड़ में खाने की कमी हो जाती है। तो अब ये होता है या तो खिलजी तो वापस जाने वाला नहीं था दिल्ली, तो या तो अब उससे युद्ध किया जाए या तो अब भूखे मरा जाए, या तो युद्ध किया जाए या तो भूखे ही रहा जाए। तो अब जब यहाँ पे चित्तौड़ के किले में जो पूरा जो अनाज था वो ख़त्म होने वाला था, तब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे। और हाँ, जो आसपास के जो शासक थे, राजा थे, वो AK खिलजी से कोई क्या नहीं लेना चाहता था, दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो चित्तौड़ के राजा कौन, रावल रतन सिंह के साथ कोई आया नहीं और इनको खुद ही क्या करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी। अब रावल रतन सिंह और यहाँ AK खिलजी के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। और यहाँ पे जब रावल रतन सिंह की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। लड़ते लड़ते वो क्या होते हैं कि अपने वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं रणभूमि में। और इसकी पता किसको चलती है, जब पद्मावती को पता चलती है तो पद्मावती भी क्या कर जाती हैं, वो भी क्या कर जाएंगी, जौहर कर जाती हैं। और यहीं पे पहला साका कहते हैं, पहला साका हुआ था, जान लिया। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कौन, मथुरा का जो अभियान हुआ था उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 28 जनवरी 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर इन्होंने AK खिलजी ने अपनी विजय को प्राप्त कर लिया। जब AK खिलजी को ये पता चला कि पद्मावती ने क्या कर लिया है, जौहर कर लिया है, तब क्या करता है AK खिलजी के 30,000 राजपूतों को क्या करता है, मौत के घाट उतार देता है। कौन, AK खिलजी। और यहीं जो चित्तौड़ है, अब इस चित्तौड़ को खिजराबाद के नाम से को रखता है। चित्तौड़ को नाम बदल कर क्या रखता है, खिजराबाद, खिज्र खां के नाम पर रखता है। अब ये खिज्र खां को यहाँ की गद्दी को सौंप देता है। किसको सौंप देता है, खिज्र खां को। अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद मथुरा वाला जो अभियान हुआ था उसके बारे में। कहा जाता है कि AK खिलजी का अभियान, AK खिलजी की जो सेनाएं थी वो अभियान करके जो मथुरा वाला एरिया है और वहाँ पे गोवर्धन पर्वत के बगल से उसकी सेना की कुछ टुकड़ी, मतलब कुछ लोग जा रहे थे। तो महाराजा नाहर सिंह ने अपनी सेना को भेज करके उन जो खिलजी के सैनिक थे उनको पूरे सैनिकों को मार दिया जाता है, सभी सैनिकों को मार दिया जाता है। अब इसकी पता जब AK खिलजी को चलती है तो AK खिलजी को बहुत आता है गुस्सा। जब गुस्सा आता है तब उसने क्या किया, मथुरा पे अभियान करता है, जो शौक गढ़ वगैरह पे जो अभियान किया था AK खिलजी ने, इसका कारण बताया जाता है। तो AK खिलजी ने गुस्सा करके 1304 ईस्वी में मथुरा अभियान करता है और सारे जगह को जीत लेता है। और इन्होंने क्या करता है, अच्छा, जो महाराजा नाहर सिंह थे वो क्या उन्होंने क्यों खिलजी की सेनाओं को मरवाया था, वो क्योंकि यहाँ पे जो खिलजी की सेनाएं थी मंदिरों को तोड़ फोड़ पहले ही कर चुकी थी, इस कारण वो गुस्साया हुआ था। अब ये मौका देख करके उन्होंने खिलजी की जो भी सेना की टुकड़ी जा रही थी उस पर हमला करके उन सभी सैनिकों को मरवा देता है। अब यही AK खिलजी को पता चली तो गुस्सा करके आया 1304 में क्या किया,
वो भी मथुरा पे अभियान किया। अब मथुरा पे अभियान जब करता है तो वो भी क्या करता है, अभियान के बाद ये सारी चीज़ों को जीतता है और मंदिर, जो भी मंदिर रहती हैं उसको क्या कर देता है, नष्ट करवाने का काम करता है। इसके इशारे पर नष्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो मालवा विजय अभियान था वो कब हुआ था, 1305 में इस अभियान को किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और जो सिवान वाला एरिया है उस पर 1308 में। और इसके बाद हम जालौर वाला अभियान की अगर हम बात करें, जो जिसके शासक है कन्हड़ देव। और इसमें क्या कहते हैं कि कन्हड़ देव पे जो अटैक करने का रीज़न बताया जाता है कि एक तो रीज़न ये था कि पहले AK खिलजी इस पे ऊपर अटैक तो करना चाहता है, लेकिन ये क्या कर लेता है, अधीनता AK खिलजी की स्वीकार कर लेता है 1304 में। और बताया जाता है कि जो कन्हड़ देव का पुत्र रहता है वीरम देव और AK खिलजी का पुत्री फिरोजा से इसका क्या होता है, दोनों का प्रेम चल रहा होता है, इसलिए AK खिलजी इसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो हम देखने वाले हैं इसमें, उसको हम क्या देखने वाले हैं कि कहते हैं कि AK खिलजी इसके ऊपर अटैक किया तो कन्हड़ देव ने 1304 में उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, लेकिन धीरे धीरे बाद वो फिर क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है और एक स्वतंत्र शासक हो जाता है। तो फिर इसको जब पता चलती है किसको, AK खिलजी, तो उन्होंने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक सेना भेजी। कब, 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजता है और कल्हड़ देव के ऊपर अटैक होता है। कल्हड़ देव की हत्या कर दी जाती है इसमें। और अब जो AK खिलजी का जो कांटे का रास्ता था वो सारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। कहाँ, राजस्थान में जो भी कठिनाइयाँ थीं अब AK खिलजी समाप्त कर चुका है, कल्हड़ देव की हत्या हो गई है। तो अब राजस्थान में जो भी चीज़ें हैं अब इसके मन मुताबिक होने वाली हैं। और यहाँ पे अगर बात करें उत्तरी भारत में, नेपाल और असम वाला जो क्षेत्र है और कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों को नहीं जीता था, नहीं तो पूरे उत्तरी भारत पे ही इसका कब्जा हो गया था। किसका, AK खिलजी का। इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार कर चुका था। इसके बाद हम बात करेंगे किसके, दक्षिण भारत के अभियानों की बात करेंगे। तो दक्षिण भारत के अभियानों में अगर हम बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट अभियान थे और जो देवगिरी वाला, तीन इम्पोर्टेंट अभियानों की बात करेंगे। एक देवगिरी वाला, एक तेलंगाना वाला और एक क्या, होशल वाला। इन तीनों अभियानों की बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे देवगिरी। हमने बताया कि जो कर्ण बघेल था, कर्ण बघेल अपनी पुत्री देवल देवी के साथ कहाँ भाग के आया था, देवगिरी के शासक कौन था, रामचंद्र देव। अब बात करेंगे हम कहाँ, रामचंद्र देव की। अब यहाँ देवगिरी में पहले भी AK खिलजी ने अभियान कर चुका था। तो इसमें क्या हुआ था कि एक कर डिसाइड किया था, कौन, AK खिलजी एक कर डिसाइड किया था कि आप हमें इतना कर देंगे। तो रामचंद्र देव ने उसे वादा किया था कि जो एलिचपुर है, एलिचपुर की जो वार्षिक आय है, पूरी आय है उसको, प्रतिवर्ष जो पूरी आय होती है एलिचपुर की, उसको हम आपको भिजवाएंगे। तो लेकिन जो रामचंद्र देव का जो पुत्र होता है शंकर देव के हस्तक्षेप के कारण जो एलिचपुर की जो आय थी उसको भेजने का काम क्या होता है, बंद कर दिया जाता है। मतलब कर भेजने का काम बंद कर दिया जाता है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर, अब इसके पास है, मलिक कफूर के नेतृत्व में सेना भेजता है किसके ऊपर, अटैक करने के लिए, रामचंद्र देव के पास। अब रास्ते में इसे रोकने की कोशिश कौन करता है, इसको रास्ते में रोकने की कोशिश करता है राजा कर्ण बघेल इसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन कर्ण बघेल की क्या होती है, इस युद्ध में हार हो जाती है और अपनी पुत्री को भी खो देता है। इसकी पुत्री कौन होती है, देवल देवी को पकड़ करके कहाँ भेज दिया जाता है, दिल्ली में भेजा जाता है देवल देवी को। तो देवल देवी से शादी किसकी कराई जाती है, खिज्र खां की शादी किससे कराई जाती है, देवल देवी से कराई जाती है। और इधर जो रामचंद्र देव हैं, मलिक कफूर ने अटैक किया रामचंद्र देव के पास। तो रामचंद्र देव
ने क्या किया, रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया किसके आगे, मलिक कफूर के आगे, और अपार धन संपत्ति और ढेर सारे हाथी और घोड़ों के साथ राजा रामचंद्र देव कहाँ भेजे जाते हैं, दिल्ली। जब दिल्ली जाता है तो वहाँ पे सुल्तान एक खिलजी उदार व्यवहार दिखाता है किसके साथ, रामचंद्र देव के साथ, उसे और राय राणा की उपाधि से भी उसे सम्मानित करता है। तो राय रान क्या उपाधि थी, इसमें जो रईस होते थे उनको ये उपाधि दी जाती थी, और जो सरदार होते थे उनको उपाधि दी जाती है। अब यहीं जो रामचंद्र देव थे, जो मलिक कफूर अगर कभी अटैक करने के लिए द्वार समुद्रम की ओर गया था तो रामचंद्र देव ने ही इसकी क्या की थी, बहुत ही हेल्प की थी। तो दक्षिण भारत में अभियान जो किया इसने, तो रामचंद्र देव ने इसकी हेल्प की थी। अब क्या बन चुका था, रामचंद्र देव एक का एक मित्र बन चुका था। अब इसके बाद हम दो दक्षिण भारत के अभियानों की चर्चा कर ही रहे हैं, तो इसके बाद सेकंड वाले बात की दक्षिण भारत के अभियान की बात करें तो तेलंगाना वाला अभियान होता है, जिसमें कोहिनूर हीरे की जो प्राप्ति होती है, यहीं तेलंगाना वाला जो अभियान होता है उसी में भी कोहिनूर हीरे की भी प्राप्ति होती है, जो बेशकीमती हीरा कोहिनूर होता है। हम क्या बात करने वाले हैं, हमें काकतीय वंश के राजा राज्य करते थे, और उसमें उस समय कौन राजा रहते हैं, प्रताप रुद्रदेव सिंह। प्रताप रुद्रदेव अब यहाँ पे शासक हैं, उनका शासक है। अब इधर मलिक कफूर 1309 ईस्वी रामचंद्र देव की सहायता मिलती है, और वो जो हीरो के खाने हैं, कफूर ने हीरो की खान के जिला क्या कहते हैं असीरगढ़, वहाँ से रामचंद्र देव उसे निकालता है, कहाँ भेज देता है, तेलंगाना में प्रवेश करवाता है। जब रामचंद्र देव किसको, कफूर तेलंगाना में पहुँच करके उसके जो प्रताप रुद्रदेव हैं उसके साथ युद्ध करने का ऐलान करते हैं 1310 ईस्वी में। 1310 ईस्वी में क्या करता है, प्रताप रुद्रदेव आत्मसमर्पण कर देता है। कैसे, एक अपनी सोने की मूर्ति बनवाता है और गले में जंजीर डाल करके आत्मसमर्पण के लिए कहाँ कफूर के पास भेजा। तो कफूर क्या करता है कि 100 हाथी, 700 घोड़े और अपार धन संपत्ति वार्षिक देने के वायदे के साथ अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। कौन, प्रताप रुद्र देव सिंह। अब प्रताप रुद्र देव सिंह इसके अधीनता को स्वीकार करता है, और यहीं से कोहिनूर हीरा जो होता है प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, होयसल वाला जो अभियान होता है, उन सारी चीज़ों को बात करने की कोशिश करेंगे। होयसल कहाँ पे मिलेगा आपको, कर्नाटक में, और होयसल की राजधानी कहाँ है, द्वार समुद्रम। और यहाँ के शासक कौन है, वीर बल्लाल तृतीय। और इन्होंने और 1311 में यहाँ पे एक खिलजी का अभियान होता है, किसके नेतृत्व में, कफूर के नेतृत्व में। कफूर ने जब यहाँ पे अटैक करना चाहा तो कुछ साधारण युद्ध हुए, जिसके बाद बल्लाल देव ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया और एक खिलजी की अधीनता को ग्रहण कर लिया। कौन, बल्लाल देव ने। तो ये 3 अभियान थे किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, किस तरफ, दक्षिण भारत की तरफ। आई होप कि आपको तीनों अभियानों के बारे में नॉलेज हो गई होगी। अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एक खिलजी की अगर मृत्यु की बात करते हैं, तो एक खिलजी की मृत्यु जो हुई थी जलोदर रोग के कारण हो गई थी। किसकी, एक खिलजी की मृत्यु हो गई थी। अंतिम समय में एक खिलजी बहुत ही कठिनाइयों भरा समय रहा था, और क्या कहते हैं कि इसके ऊपर मतलब इसके शरीर में क्या हो गया था, कोढ़ भी हो गया था। कोढ़ मतलब त्वचा रोग हो गया था, और ये बहुत ही कोढ़ रोग हो जाने के कारण ये क्या होता था, बहुत परेशान रहता था। उसके बाद अगर हम बात करें जो हिंदुओं के साथ इसका व्यवहार कैसा रहता था, तो कहा जाता है कि एक खिलजी
के जो माल विभाग अधिकारी होते थे, अगर हिंदुओं से क्या करें, अगर वो चांदी मांगें तो उनको हमेशा सोना देने के लिए तैयार, मतलब बिना कोई प्रश्न किए विनम्र भाव से सम्मानपूर्वक उसे क्या स्वर्ण उपस्थित करना चाहिए, मतलब स्वर्ण उपस्थित कर दें। अगर कोई उनका माल विभाग अधिकारी चांदी मांगे तब हिंदू कोई हो तो वो क्या करें, सोना उपस्थित करने, वो भी विनम्र भाव से बिना कोई प्रश्न किए। निर्माण कार्य की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाई का दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंबा का महल, ये सारे निर्माण हुए थे। और उसके बाद हम बात करें जो विद्वान थे, अमीर खुसरो और हसन निजामी, विद्वान अमीर खुसरो और हसन निज़ामी इसके दरबार में कौन थे, विद्वान रहते थे। तो ये सेशन जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान हुए थे उन सारे अभियानों की चर्चा किए थे इन सेशन में। वो इसके बाद जो हमारा जो सेशन आने वाला है वो पद्मावती के ऊपर सेशन होगा। तो चलिए इस सेशन में इतना ही, देखते हैं अगले सेशन में फिर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।